अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अहमद नजीब और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के पोस्ट मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इसी टेस्ट मैच पे बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन मजहर रशीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम अहमद। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मजहर, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जीत लिया। कितनी इंपॉर्टेंट थी ये पाकिस्तान की विक्ट्री, ये चीज ज़हन में रखते हुए कि पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने हमसे 44 रन्स की लीड भी ले ली थी? देखिए टेस्ट मैच की जो जीत होती है वो हमेशा जो है स्पेशल होती है क्योंकि 5 दिन की एफर्ट होती है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जैसा कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि अब जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें तो हर मैच जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं जिनमें से 2 पाकिस्तान जीता है और एक जो मैच हारा था वो 1 विकेट से हारा था। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, अभी बांग्लादेश का एक और भी टेस्ट मैच बाकी है। तो एक अच्छा है कि प्लेयर्स के लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और आपके जो कई प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, जिस तरह आबिद अली हैं या अजहर अली हैं, नुमान अली हैं, साजिद खान हैं, तो इनको ज्यादा मौका भी नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का। तो काफी देर के बाद उन्होंने क्रिकेट खेली और पाकिस्तान मैच जीता। तो मेरा ख्याल है कि काफी एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रिजल्ट है ये। पाकिस्तान के ओपनर्स की बात करें तो आबिद अली, जो थोड़े से अवे टूर्स पे काफी उन पे तनकीद भी हुई कि जी रन्स नहीं कर रहे हैं या थोड़ा शेकी लग रहे हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उन्होंने बहुत ही कमाल इनिंग खेली। पहले में सेंचुरी, दूसरे में सेंचुरी के पास पहुंच गए। आबिद अली के अपने लिए और पाकिस्तान के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट था इनका रन्स करना? देखिए उनका इस साल ये जो भी सीजन चल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, उसमें काइजम ट्रॉफी भी वो जो खेले हैं, आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने सेंचुरी की है। अगर आप उनके पिछले 5 फर्स्ट क्लास मैचेस निकालें तो उसमें आपको 4 सेंचुरीज मिलेंगी। और एक ये 91 की है, एक उनका 80 का भी स्कोर है। तो आई थिंक कि वो जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आई नो कि पाकिस्तान में अभी जो जो सीजन का जो स्टार्ट था उसमें काफी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी, काफी ज्यादा रन हुए, लेकिन फिर भी उनकी एक बैटिंग प्रैक्टिस चल रही थी। और इस तरह के पिचेस में जो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस होती हैं वो वहाँ पे अच्छा ही खेलते हैं। उनको अक्सर मुश्किलात आती हैं जहाँ पे जरा पेस ज्यादा हो, बाउंस ज्यादा हो। यही वजह है कि जब वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज गए थे तो उनका रिकॉर्ड इतना खास, इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी आई थिंक पूरी इस टाइम पूरी दुनिया में जो ओपनर्स हैं वो ऐसे ही हैं। अपनी होम कंडीशंस में या वो कंडीशंस जो कि उनको सूट करती हैं उसमें जो है वो ज्यादा रन्स करते हैं और बाहर जाके वो स्ट्रगल करते हैं। तो ओवरऑल अगर एक मतलब कि अभी उनके 1000 रन भी हो गए हैं, तकरीबन उनके 50 की एवरेज है, 4 उनकी सेंचुरीज हैं। तो उनका करियर का स्टार्ट अच्छा भी एक किस्म का उनका स्टार्ट ही है। उनको सिर्फ 2 साल हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए। हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो बहुत देर से खेल रहे थे तो वो चीज उनको हेल्प कर रही है। लेकिन आबिद अली के लिए अब चैलेंज ये है कि अभी तक उनकी जो मोस्टली जो सेंचुरीज के जो रन है वो थोड़ा सा वीक टीम्स के अगेंस्ट हैं, जिस तरह जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हो गया, और अब बांग्लादेश। आगे जो मैचेस हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है वो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। होम कंडीशंस होंगी, पाकिस्तान में सीरीज है। तो वो मतलब कि जिस तरह का उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, अगर इसका वो 60 to 70% भी उसमें डिलीवर कर दें तो वो आई थिंक फिर आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम जो दुनिया के बेस्ट ओपनर्स हैं वो उस लीग में आ सकते हैं, अगर वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी इसी तरीके से रन करना शुरू कर दें। अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं। बड़ा शानदार डेब्यू उनका हुआ, दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50 किए और बड़े सफाई के साथ खेले। कई लोगों का ये खदशा था उनके डेब्यू करने से पहले कि बहुत जल्दी शायद इनको खिला रहे हैं, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, थोड़ा-सा और देख लेते। तो आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक ने वो तमाम खदशात दूर कर दिए हैं जिस तरह की बैटिंग की है? जो उनका टैलेंट है उसमें तो किसी को शक ही नहीं था, और ना मेरा ख्याल है कि किसी को कोई सरप्राइज हुआ होगा ये रन्स देख के। दोनों इनिंग्स में 50 करना एज एन ओपनर, आई थिंक जैसी भी कंडीशंस हो, जैसी भी टीम हो, एक काफी मुश्किल होता है जब आप पहला टेस्ट मैच खेल रहे हो। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ऐसे ओपनर्स आए हैं जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू की दोनों इनिंग्स में 50 की हो। फखर जमान थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अब एक अब्दुल्ला शफीक। मैं सिर्फ ओपनर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि मैं उस जो वो जो एक प्रोसेस था उसकी मैंने पहले भी कई बार बात की और उसके ऊपर मैं दोबारा बात करना चाहूंगा कि ये जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है कि आप किसी को एक मैच उसने खेला हो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, 2 उसके पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मैचेस थे, तो आप 3 मैचेस की बेस के ऊपर किसी बैट्समैन को खास तौर पे वो आई थिंक डेब्यू करवाना, ये एक गलत आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आप बाकी लोगों को फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि बस ठीक है, आप एक सेंचुरी करो, एक नेशनल T20 में सेंचुरी करो तो आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो। तो आई थिंक अब जिस तरह साउथ शकील हैं, साउथ शकील 2-3 सीजन से रन करते आ रहे हैं, वो भी श्रीलंका में ओपनर थे। जो पाकिस्तान की ये टीम का जो टूर था उसमें वो एज एन ओपनर खेले थे, उसमें उन्होंने उन्होंने भी सेंचुरी की थी। तो एक वो बैट्समैन जो कि 4-5 साल से रन कर रहा है,
कंपेयर टू वो बैट्समैन जिसने कि सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो वो आई थिंक के बाकी जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा वो उससे जो है काफी डीमोटिवेट हो सकते हैं। इसी तरह इमामुल हक का भी कमबैक हुआ था, उन्होंने डबल सेंचुरी की थी। तो खैर अब ये एक ऐसी चीज है कि जिसको कि आप अनडू भी नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठा के तो नेक्स्ट मैच में किसी और को खिला लें। अब अगर ठीक है आपने उनको डेब्यू करवा दी है, उन्होंने रन्स कर लिए हैं, ये अच्छी बात है, और उनमें टैलेंट तो था ही। उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि आगे जो पाकिस्तान की सीरीज हैं वो ज्यादा मुश्किल कंडीशंस में नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही खेलना है, 3 होम सीरीज हैं, एक अवे सीरीज श्रीलंका में है, तो उनका एक आप कह लेंगे उनको एक इजी स्टार्ट मिल सकता है। बट स्टिल फॉर फ्यूचर मेरा अभी भी ये मानना है कि आप किसी बैट्समैन को जो है वो उसके ऊपर फोकियत नहीं दे सकते, उन बैट्समैन पर फोकियत नहीं दे सकते जो कि 4-5 सीजन से रन करते आ रहे हो। और मेरा इशारा जो है वो साउथ शकील की तरफ है, और आप यहाँ किसी हद तक इमामुल हक की तरफ भी है। तो आई थिंक ये जरा थोड़ा सा आपको देखना होगा। और फिर अब अगर आप किसी को लेकर आए ही हैं तो अब उसको एक लंबा रन दें। मतलब कि अब्दुल्ला शफीक अगर कहीं पे आगे जाके फेल भी हो जाते हैं 1-2-3 सीरीज में, तो अब आपने उनको बैक करना है। जिस तरह आप ये ना हो कि आप एक और शान मसूद बना दें कि वो होम सीरीज में उसने रन किए, बाहर जाके फेल हुआ तो ड्रॉप हो गया। इमरान भट्ट के साथ भी यही हुआ है कि 6 टेस्ट मैचेस खेल के ड्रॉप हुआ। तो अब अगर अब्दुल्ला शफीक को आप खिला रहे हैं तो अब आपने ये थोड़ा सा मतलब आपको सोचना होगा कि फेलियर्स भी हो सकते हैं, जो चैलेंजिंग कंडीशंस होंगी, बड़ी टीम्स होंगी। अब आपने उसको 2-3 साल बैक करना है। जी, 2-3 साल बैक करना है। बात करते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की जी। शाहीन अफरीदी और हसन अली दोनों ने इस टेस्ट मैच में पंजे भी लगाए, अगर इस तरह मैं बात करूं। शाहीन अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर हैं विद रविचंद्रन अश्विन, हसन अली भी टॉप 3 में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की जो ये फॉर्म है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? थ्रू आउट हर मैच में आउट करके दिए। देखें, बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो फास्ट बॉलिंग से मैचेस जीतना शुरू किए हैं। आई नो कि जब मिसबाहुल हक कैप्टन थे तो वो जो एक 2000 आप कह लें 13, 14, 15, 16 का अरसा था, उसमें पाकिस्तान ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और पाकिस्तान नंबर 1 भी बन गया था टेस्ट रैंकिंग्स में। लेकिन उसमें जो मोस्टली परफॉर्मेंसेज थी वो आपकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज थी या आपके स्पिनर्स थे। जिस तरह पहले सईद अजमल थे, उसके बाद यासिर शाह आ गए, जुल्फिकार बाबर थे। अभी जो है फास्ट बॉलर्स आपको बहुत देर के बाद उन्होंने मैचेस जितवाए। अगर आप इस साल एवरेज देखें तो वो 22 की एवरेज है, जो ओवरऑल जो फास्ट बॉलिंग की जो पाकिस्तान की एवरेज है, जो कि 1993 के बाद पाकिस्तान का बेस्ट ईयर है फॉर फास्ट बॉलिंग। और अगर आप स्पिनर्स को भी देख लें तो इस साल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ने मिला के 10 बार जो है वो 5 आउट किए हैं। 5 बार हसन अली ने 5 आउट किए, 3 बार शाहीन ने और 2 बार नुमान अली ने। और ये पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ तीसरा ऐसा मौका है कि एक साल में पाकिस्तान के बॉलर्स ने 10 बार जो है वो 5 विकेट हॉल लिया हो। तो आई थिंक के जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के बॉलर्स की। आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि जी कि इसमें कुछ वीक टीम्स थी, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी। तो 1993 में भी जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने परफॉर्म किया था तो उसमें भी एक सीरीज जिम्बाब्वे की थी। तो आई थिंक कि आपने ओवरऑल देखना है पोटेंशियल के कैसे जो आप देखेंगे सिंगल हैंडेडली जो है वो आपके बॉलर्स आपको मैचेस जितवा रहे हैं। हसन अली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 10 आउट कर दिए थे। शाहीन अफरीदी ने जो स्पेल किया है इस मैच में भी, मतलब बांग्लादेश एक एक स्टेज के ऊपर फेवरेट लग रहा था, लेकिन वहां पे जो शाहीन ने आके जो 5 आउट किए हैं सेकंड इनिंग्स में, वो जो है पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो आई थिंक एक एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा देखा हुआ है, उनके लिए बड़ी एक खुशआइंद बात है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो है वो हमें मैचेस जितवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आपने भी अपने ख्याल का इज़हार किया था कि पाकिस्तान ने शायद तीसरे फास्ट बॉलर को मिस किया, यानी कि फ़हीम अशरफ शायद एज अ बॉलर उतने हैंडी नहीं है जितना कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर हो सकता है, स्पेशली इन ट्रैक्स के ऊपर। तो आप समझते हैं कि अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान फ़हीम को आराम देके नसीम शाह को खिला सकता है या किसी और की जगह? देखिए अहमद, मैं पहले ये बताऊं कि मैंने फहीम अशरफ के ऊपर जितनी मैंने बात की थी 2010 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड जा रहा था, तो तब मुझे ट्विटर पे लोगों ने बड़े हेटफुल कमेंट्स भेजे थे कि जी आप फहीम अशरफ को सपोर्ट करते रहते हैं, उससे तो बॉलिंग भी नहीं होती, बैटिंग भी नहीं होती। तो उसने साबित किया था उस सीरीज में भी, उसके बाद न्यूजीलैंड में भी, कि वो पाकिस्तान की टीम में एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन अब आपने कंडीशंस को देखना है। अगर ये मैच न्यूजीलैंड में हो रहा हो, साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, इंग्लैंड में हो रहा हो, इवन पाकिस्तान की कुछ कंडीशंस में, जिस तरह रावलपिंडी है वहां पे हो रहा हो, जहां पे कि आपको चौथा सीमर चाहिए, तो वहां पे फहीम अशरफ आपकी प्लेइंग 11 में बिल्कुल इजीली आ जाएंगे। लेकिन वो कंडीशंस जहां पे कि फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा असिस्टेंस नहीं होती, जहां पे आपको एक्सप्रेस पेस चाहिए होती है, वहां पे फहीम अशरफ का एज ए थर्ड सीमर खेलना, वो जरा आई थिंक के जो मेरे जो आइडियाज हैं उसके थोड़ा अगेंस्ट है। आई थिंक के आप अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं
तो आपको तीसरा जो है वो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप अब्बास को लें, अब्बास की भी जो पेस है वो थोड़ी कम है। तो नसीम शाह एक ऐसी ऑप्शन है जो कि इस टाइम आपको 140 प्लस के ऊपर बॉलिंग करके दे सकते हैं। और आप ये देखें कि जब आपके दो एंड से जब फास्ट बॉलर्स लगे हों, जिस तरह शाहीन शाह हैं और हसन अली हैं, अब जब वो थक जाएंगे तो आप जब बॉलिंग चेंज करेंगे तो अगर स्पिनर्स आ जाएंगे तो वो अगली टीम वैसे ही रिलैक्स हो जाती है। और बांग्लादेश तो हमेशा से स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, उनकी जो मुश्किलात होती हैं वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर होती हैं। तो आप उनको अगर दूसरे एंड से भी किसी ऐसा एक फास्ट बॉलर आए जो कि 140 150 के ऊपर बॉलिंग कर सकता है, तो उनके कोई रिलैक्स होने का उनको मौका नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे नसीम शाह की ये भी बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है। उन्होंने जो है वो अभी जो श्रीलंका में जो पाकिस्तान ए टीम का जो टूर था उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा भी जो वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, सीपीएल थी नेशनल T20 में, उनकी काफी अच्छी बॉलिंग। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि नसीम शाह जब पहले टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे तो वो उस प्लेइंग 11 में सारा लोड उनके ऊपर था, यानी कि वो एक किस्म का सीनियर का रोल प्ले कर रहे थे। आपकी सारी टीम यंगस्टर्स की थी, तब शाहीन भी जो है वो बहुत यंग थे और हसन अली टीम से बाहर थे, इंजर्ड थे। अब जो है जब नसीम जब खेलेंगे तो वैसे थर्ड बॉलर खेलेंगे, उनको सपोर्ट ऑलरेडी होगा हसन का जो कि सीनियर है, और शाहीन का काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा। और इन कंडीशंस में और बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट तो मेरा ख्याल है कि आपको कभी भी जो है वो नसीम शाह जैसे बॉलर को बाहर नहीं बिठाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो आपका अगला अगला भी जो आपका टेस्ट मैच है उसमें नसीम शाह को हर सूरत में लाजमी खेलना चाहिए फहीम अशरफ की जगह। अच्छा, साथ में फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है तो मजर हमारे पास काफी अब एक लॉट बनती जा रही है फास्ट बॉलर्स की। कुछ खेल रहे हैं, कुछ शायद इन फ्यूचर खेल सकते हैं। तो अगर हम गिने तो अच्छी खासे में 7 या 8 नाम लगते हैं कि पाकिस्तान के पास जो कि एक अच्छा तगड़ा मटेरियल तैयार हो गया। जी अहमद, आपने अच्छा किया ये आपने टॉपिक छेड़ दिया। मैं इसी नसीम शाह के हवाले से मैं बात उसी के ऊपर मैं कर रहा था कि आपके पास तो इस टाइम इस तरह के फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं कि मुझे लग रहा है कि आप उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। और कुछ जो आपके विकेट टेकर्स हैं जितना शाहीन अफरीदी और हसन अली हैं, उनको आप आप कह लेंगे ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं कि आप वो हिसाब है कि आपको एक मुर्गी मिल गई जो कि सोने का अंडा देती है, आप कहते हैं कि बस सारे अंडे एक ही बार दे दे। अब देखें कि ये वाला भी जो टेस्ट मैच था उसमें शाहीन अफरीदी को इत्तेफाक से रेस्ट मिल गया जब पाकिस्तान जिस टाइम पे ऑल आउट हुआ है फर्स्ट इनिंग्स में। तो उसके बाद बांग्लादेश को सिर्फ 20 ओवर्स जो है वो उन्होंने सिर्फ बैटिंग किया, तो उस 20 ओवर्स में शाहीन और हसन ने अच्छा स्पेल किया, उनके 4 आउट कर दिया, उनको रेस्ट मिल गया। अगले दिन जब वो आए तो दोबारा उन्होंने आउट कर दिया। लेकिन अगर कोई पूरा दिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स अगर आपके पास हों और उनको अगर पूरा दिन बॉलिंग करनी पड़ जाए, जिस तरह के फर्स्ट इनिंग्स में हुआ कि बांग्लादेश रिकवर कर गया था जब आपके फास्ट बॉलर्स जब है थोड़ा सा जब थक गए थे, स्पिनर्स आए, तो आई थिंक कि आपके पास इस टाइम इतने फास्ट बॉलर्स हैं, अगर आप गिनना शुरू करें तो मतलब कि 3 तो इसी में हैं, नसीम हैं, हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी हैं, फिर उसके अलावा शाहनवाज धानी हैं, वो भी टेस्ट टीम का हिस्सा रह चुके हैं, हारिस रऊफ हैं, मूसा खान हैं, मोहम्मद हसनैन हैं। तो आपके पास इस टाइम जो है वो आपकी कंट्री में कोई 7-8 ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 140 या 140 ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। आकिफ जावेद भी हैं इनमें, वसीम जूनियर हैं। तो आई थिंक कि आपको थोड़ा ये सोचना होगा कि आपने अब अपना जो माइंडसेट है उसको फास्ट बॉलिंग की तरफ शिफ्ट करना है। कि आप इवन पाकिस्तान में भी अगर कोई टेस्ट मैच हो रहा है तो पाकिस्तान में नॉर्मली स्पिनर्स बहुत ज्यादा आउट नहीं करते। पाकिस्तान उस तरह की सब कॉन्टिनेंट जगह नहीं है जिस तरह की इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका या यूएई में होता है। तो आप पाकिस्तान में भी जो है वो 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स खिला सकते हैं, चौथा फहीम अशरफ, और एक जो है आप फिर कह लेंगे कि एक आपका स्पिनर खेल ले। तो आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान के पास इस टाइम जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उनको ठीक तरीके से जो है वो यूज करना चाहिए। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स की जी। पहले टेस्ट मैच में शायद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नुमान अली एक सीनियर स्पिनर होंगे, लीड करेंगे स्पिन अटैक में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टेस्ट मैच में कोई विकेट नहीं ले सके और साजिद खान ने भी दूसरी इनिंग्स में जाके विकेट्स लिए हैं। तो आपको क्या बांग्लादेश ने हमारे स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेला या हमारे स्पिनर्स खासतौर पर नुमान अली इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके? इस पर कोई बात कीजिएगा। देखें, वो कहते हैं कि यू आर ऑलवेज अ गुड प्लेयर व्हेन यू आर नॉट इन द टीम। तो अब जाहिद महमूद को नहीं मौका मिल रहा तो लोग ये कह रहे हैं कि इनको क्यों नहीं खिला रहे। नुमान अली को एक टेस्ट मैच पाकिस्तान ने नहीं खिलाया था अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज में, जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया था। हालांकि वो घास वाली पिच थी और घास वाली पिच पे ऐसा बॉलर खेलना चाहिए जो कि रन कंटेन कर सके। तो बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था जी कि नुमान अली ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है वो 5 आउट किए थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उसने 5 आउट किए थे, उसने एक इनिंग्स भी अच्छी खेली थी, बैटिंग भी वो कर लेता, तो आपने उसको कैसे ड्रॉप कर दिया। अब वो खेल रहा है तो फैंस का मैं देख रहा था रिएक्शन आ रहा था कि जी ये इसको क्यों खिला रहे हैं, तो विकेट ही नहीं ले रहा। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। नुमान अली
कोई एकदम से पाकिस्तान की टीम में नहीं आ गया। 300 उसके आउट हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। टेस्ट डेब्यू के ऊपर उसने 5 आउट किए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपको मैच जितवाया। बैटिंग वो अच्छी कर लेता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल जो क्रिटिसिज्म था वो बिल्कुल गलत था। नुमान अली इस टाइम आप ये आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस स्पिनर हैं इस टाइम। और साजिद खान भी, अगर आप डोमेस्टिक सीजन देखें काइजर ट्रॉफी का, तो उसमें साजिद खान लीडिंग विकेट टेकर थे, सेकंड नंबर पे नुमान थे, फिर तीसरे पे जो है वो जाहिद महमूद थे। जाहिद महमूद भी अच्छे बॉलर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन ये जो जो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स खेले हैं, मुझे तो इस पे कोई एतराज नहीं। आई थिंक के दोनों जो है वो ठीक थे और दोनों मेरिट के ऊपर खेले हैं। जाहिद की अगर आप ओवरऑल फर्स्ट क्लास एवरेज भी देखें तो वो तकरीबन 37 की एवरेज है, तो उनका कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खेलना चाहिए, वो स्क्वाड में है। जहां पे पाकिस्तान को ये लगा कि कोई लेग स्पिनर खेलना चाहिए तो वो जरूर खेलेंगे। और हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश की टीम हमेशा स्पिनर्स को अच्छा खेली। अगर आपको याद हो 2015 में इवन जो उनकी वनडे और टी20 सीरीज थी, वो सईद अजमल को बहुत अच्छा खेलते थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने कभी कोई खास मुश्किल में नहीं डाला बांग्लादेश के बैट्समैन को। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आपने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर कैसे खिलाना। अच्छा मजर, इसी आपकी बात में थोड़ा सा स्टैट्स की बात हो रही है, तो मैं एक स्टैट देख रहा था कि जो बांग्लादेश के बैट्समैन हैं वो रिलेटिवली ऑफ स्पिन या लेफ्ट आर्म स्पिनर के मुकाबले में लेग स्पिनर के खिलाफ उनकी बैट्समैन की एवरेज क्या है, खासतौर पर मुशफिकुर रहीम की। क्या ये फैक्टर भी जहन में आ सकता है मैनेजमेंट के? देखें, सिर्फ आप एक बैट्समैन को आउट करने के लिए जो है आप अपना पूरा कॉम्बिनेशन नहीं चेंज कर सकते, और वो भी कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन हो कि कोई जी विराट कोहली है या विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, उसको कैसे आपने आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन क्या है, तो फिर ये प्लानिंग समझ में आती है। लेकिन बांग्लादेश वैसे ही एक आप कह लेंगे वीक टीम है कंपेयर टू अदर्स, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लेकिन मतलब कि मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान अपने फास्ट बॉलर से जो है वो बांग्लादेश के किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकता है। तो ये जो स्पिनर्स वाली डिबेट है, ये मुझे तो इस मैच में समझ नहीं आई। अगर पाकिस्तान को कुछ फोकस करना ही है तो वो इस चीज पे फोकस करें कि आपके जिन प्लेयर्स ने, मतलब कि आप देखेंगे इस पूरे मैच में जो जिन बॉलर्स ने बांग्लादेश को तंग किया वो सारे फास्ट बॉलर्स थे। हसन अली ने 5 आउट किए, शाहीन अफरीदी ने 5 आउट किए दूसरे इनिंग्स में। तो आप अगर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला लें तो ये जो बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में 330 किया, हो सकता है कि पाकिस्तान को 50-60 रन की उसके ऊपर लीड ले लेता। तो ये आई थिंक अगर कोई कॉम्बिनेशन चेंज होने वाला है तो वो आपका फास्ट बॉलिंग का है। अगर स्पिनर्स की आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मैच में भी नुमान अली और साजिद खान को ही खेलना चाहिए। बात करते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की। ये साल, या हम कहें कि गुज़िश्ता कुछ 12 माह को इतने खास बाबर आजम के नहीं गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और खासतौर पे लगभग 2 साल होने को हैं कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी नहीं बनाई। तो क्या कोई परेशानी की बात हो सकती है बाबर आजम के लिए, या आपके ख्याल में वो बड़े प्लेयर हैं, कम बैक कर लेंगे? देखिए, थोड़ा सा जो आप कह लें कि कोई सेंचुरी जो है वो सिर्फ कोई इस तरह का क्राइटेरिया नहीं होता किसी की फॉर्म को जज करने के लिए। वेस्ट इंडीज में जो बाबर आजम ने एक 50 किया था, वो मैच विनिंग उनका जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो बड़ी मुश्किल वहां पे कंडीशंस थी। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे इनिंग्स खेली थी, वो मेरा ख्याल है कि किसी आप कह लेंगे एक आसान कंडीशंस में जो है वो 100 के बराबर ही था। तो इसी तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में उन्होंने 70 रन की इनिंग्स खेली थी। तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमें आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हो, ठीक है उनसे लंबे रन नहीं हो रहे, और उसकी वजह एक लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेलता है और बहुत ज्यादा गैप के बाद खेलता है। अभी आप देखें कि आपने जो है वो मेरा ख्याल है जुलाई में जो है आपकी सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ, उसके बाद फिर आप तकरीबन सारे टी20 ही खेल रहे थे। नेशनल टी20 भी हुआ, वो भी ये हुआ। फिर बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान की टीम के साथ होते हैं, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलने का मौका नहीं मिलता। तो जब आप इतनी देर गैप के बाद आते हैं, और फिर आजकल जिस तरीके से सीरीज हो रही है कि आपके वार्म अप मैचेस नहीं होते, तो अब आप देखेंगे वो जो बैट्समैन जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, जिस तरह अजहर अली हैं, वो भी काफी देर के बाद खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट, तो उनको भी मुश्किलात हुई हैं। फवाद आलम को भी मुश्किलात हुई हैं, रिजवान को भी मुश्किलात हुई हैं। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मुझे लग रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कोई इतना बड़ा कंसर्न है। जिस तरीके से बाबर आजम रन्स कर रहे हैं दूसरे फॉर्मेट्स में, और इवन टेस्ट क्रिकेट में भी जो उन्होंने रन्स किए हैं इस साल, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आई थिंक के पाकिस्तान को जो है वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है क्योंकि अब थोड़ा वो उनको प्रैक्टिस भी हो गई है, बारी भी मिल गई है, तो हो सकता है कि अगले मैच में वो कर दें सो। मसलन पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा टैलेंट हमें अवेलेबली नजर आ रहा है, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स।
जैसे अभी पाकिस्तान के टेस्ट अब्दुल्ला शफीक खेल गए, फिर सऊद शकील हैं जो भी अपने बारी के मौके का इंतजार कर रहे हैं, फिर और कुछ ऐसे नाम जो हमें नजर आ रहे हैं जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अभी नए स्टेज के ऊपर। तो आपको लगता है कि आने वाले 2 या 3 सालों में अगर सही से यूटिलाइज किया गया तो पाकिस्तान मजीद बेहतर और मजबूत टेस्ट साइड बन के सामने आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। और जैसा कि आपने भी बोला कि टैलेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासतौर पे हमने फास्ट बॉलिंग की बात की है। स्पिनर्स में भी आप देखेंगे यासिर शाह जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है, जाहिद महमूद जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है और साउद शकील जैसा बैट्समैन जो है उसको अभी तक मौका नहीं मिल रहा। तो आई थिंक कि आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और ये जो सीज़न है मेरा ख्याल है वो अज़हर अली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है और ये बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच अगर वो यहाँ पे अगर वो थोड़ा 19-20 हो गया, अगर उनसे परफॉर्म ना हुआ तो फिर जो है वो आई थिंक पाकिस्तान शायद ये सोचना शुरू करते हैं कि अब हमें साउथ शकील को टीम में लेकर आना चाहिए, क्योंकि साउथ शकील इस टाइम बिल्कुल रेडी है अपने टेस्ट डेब्यू के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है कि आपकी कंट्री में एक इस टाइम हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, लेकिन टेस्ट टीम अगर आपने स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। आपके जो प्लेयर्स हैं उनका फोकस भी हो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील, ठीक है अभी तो हमें बहुत अच्छे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन अभी जो हो रहा है आप पूरी दुनिया में जो हो रहा है कि जो भी प्लेयर जब डेवलप होता है एज ए रेड बॉल क्रिकेटर भी, तो 2-3 साल के बाद उसकी कोशिश होती है कि वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट बन जाए, क्योंकि ज्यादा ट्रैक्शन आजकल व्हाइट बॉल में है। हर कोई चाहता है कि उसको T20 लीग में खेलने का मौका मिले, T20 क्रिकेट में मौका मिले, वहां पे ज्यादा पैसे भी हैं, वहां पे ज्यादा फेम भी है और आसान भी क्रिकेट है। तो ये आपका जो माइंडसेट है ना वो खासतौर पे जो बॉलर्स हैं वो नहीं चेंज होना चाहिए अगर आपने अच्छी टीम बनना है। अभी आप देखेंगे उस्मान शनवारी हैं तो 2 साल पहले उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, अच्छे बॉलर हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी है, या जो आपकी रेड बॉल क्रिकेट है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। वहाब रियाज ने ने जो है वो अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी रेड बॉल क्रिकेट से, बाद में शायद वो फिर वापस भी आ गए थे। आमिर को आप देख लें, उन्होंने भी छोड़ दी। तो अभी ठीक है आपके पास अच्छे बॉलर्स हम बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन आई होप के इन बॉलर्स को इस तरह का इंसेंटिव दिया जाए, इनके लिए इस तरह का वर्क प्लान बनाया जाए कि इन लोगों का टेस्ट क्रिकेट में जो इंटरेस्ट है वो खत्म ना हो। इसी तरह जो बैट्समैन है, अगर कोई नया बैट्समैन आ रहा है जिस तरह अब्दुल्ला शफीक हैं, साउद शकील हैं, इमामुल हक हैं, ये मतलब कि आपने इनको इस तरह के इंसेंटिव्स देने हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के कि ये लोग ये ना सोचना शुरू कर देंगे यार हमें तो टेस्ट क्रिकेट खेलने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ना हमें फेम मिल रहा है ना हमें पैसा मिल रहा है, तो इसको छोड़ो और व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर फोकस करो। और अब्दुल्ला शफीक में तो पूरा टैलेंट है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उतने अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं जिस तरह के वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं। तो लेट्स सी, अभी काफी टाइम है, बट ओवरऑल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान की एक अच्छी टेस्ट टीम बन सकती है। राइट मजहर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफी तफसील से एनालिसिस किए और हमने इस टेस्ट मैच पे भी बात की और कुछ पाकिस्तान के फ्यूचर की भी बात की। व्यूअर्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब अगले टेस्ट मैच में कुछ नई बात लेके यही मेहमान आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।